ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और नीडी क्लासेज आपके लिए एक फ्री इनिशिएटिव लेके आया है 67th बीपीएससी फ्री क्रैश कोर्स, जो कि 45 दिनों का कोर्स है। इसका टॉपिक वाइज प्लान दिया जा चुका है, जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए तारीख जो है फिक्स रखी हुई है और पूरा टॉपिक वाइज प्लान है कि 45 दिनों में हमें पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर देना है। तो आप जो नीडी क्लासेस के जितने भी वीडियो जा रहे हैं, जैसे कि पहला टॉपिक हमने लूसेंट सीरीज से स्टार्ट किया है। लूसेंट सीरीज में हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके वीडियोज आ गए हैं। तो जितने भी वीडियोज हैं सबके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप टॉपिक वाइज जो प्लान है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले टॉपिक वाइज का पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इससे ये भी फायदा होगा कि आपके लिए भी एक 45 दिनों की स्ट्रैटेजी हो जाएगी कि कैसे आपको पूरा सिलेबस 45 दिन में कंप्लीट करना है। और अगर नीडी क्लासेज के साथ साथ अगर आप लोग चलें, नीडी क्लासेज के वीडियो को फॉलो करें, नीडी क्लासेज के टाइमलाइन को फॉलो करें, तो आपका 45 दिन में 100% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको नीडी क्लासेज का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करते ही क्या होगा कि जो भी वीडियोज हैं नीडी क्लासेज के, उनका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। बेल आइकन को आप लोग दबा देंगे सब्सक्राइब करने के साथ, तो वीडियो जो भी जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। हर वीडियो टॉपिक वाइज जो भी प्लान दिया है उसी के अनुसार जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को देखेंगे, लगातार वीडियो को जाएंगे 45 दिनों तक, तो लगातार आप लोग वीडियो देखेंगे। उसका शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम के पहले आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज कर पाएँ। ऐसे अगर एग्जाम एक्सटेंड हुआ, जो कि काफ़ी संभावना है इसकी, तो मैं आपको क्रिस्प नोट्स भी दे दूंगा एग्जाम के टाइम में, ताकि आप लोग उसको जल्दी से रिवाइज कर लें और एग्जाम में पहुंचे और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आप अटेम्प्ट करके आएँ, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारा एक लास्ट माइल तैयारी हो जाएगा एग्जाम से पहले, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे सारे वीडियोज़ जो भी जा रहे हैं उसको देखें। वीडियोज़ पसंद आए तो उसको लाइक करें। लाइक करने के बाद आप लोग अपना सुझाव जो है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि अगर कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो हम लोग सुधार भी कर पाएँ। तो अब जो है लूसेंट का, अभी लूसेंट सीरीज चल रहा है हमारा इस क्रैश कोर्स में, और लूसेंट साइंस में हम लोग अभी बायोलॉजी लेके चल रहे हैं। बायोलॉजी के अभी पार्ट 10 तक वीडियो जा चुके हैं, आप लोग जाके नीडी क्लासेज चैनल पे देख सकते हैं। तो अभी जो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम से शुरू होगा, जिसको परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। किसने की? विलियम हार्वे ने की थी। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग हैं। क्या क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में? हृदय, हार्ट, धमनियाँ जिसको आर्टरीज कहते हैं, सिराएं जिसको वेन्स कहते हैं, और चौथा जो है रुधिर जिसको ब्लड कहते हैं। अब हृदय से हम लोग पढ़ेंगे। तो यह हृदय वरण पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। तो हृदय जो है हमारा, हार्ट जो है, वो एक थैली में रहता है। उस थैली का नाम है पेरिकार्डियम और इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हार्ट जो है शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, पंप है समझिए, जो पूरे बॉडी में ब्लड जो है वो पंप करके पहुंचाता है। मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठों चैम्बर का बना होता है। अब हृदय जो है उसका 2 भाग होता है। जो हृदय है उसका 2 भाग होगा, एक आगे का भाग होगा और एक पीछे का भाग होगा। तो जो आगे का भाग होगा उसमें 2 चैम्बर होंगे, एक बायां और एक दाहिना। अब एक मनुष्य को अगर आप लोग इमेजिन कीजिए, अगर ये मनुष्य हो जाता है तो इसका ये हिस्सा जो है, ये इसका दाहिना हाथ हुआ, तो ये हिस्सा जो है ये दाहिना हुआ और ये हिस्सा इसका बायां हुआ। ठीक है, तो जो दायां हिस्सा है, जो दायां हिस्सा है उसमें एक दायां आलिंद होगा। आगे की तरफ जो है, पीछे की तरफ हार्ट होगा और आगे की तरफ हार्ट का हिस्सा होगा। तो आगे की तरफ वाला जो हिस्सा है उसमें दाहिने तरफ दायां आलिंद जिसको राइट ऑरिकल कहते हैं, और बाएं की तरफ राइट ऑरिकल और बाएं की तरफ लेफ्ट ऑरिकल होगा। ठीक है, और जो पिछला भाग है, हार्ट के जो पीछे भाग है, वहाँ भी 2 सेक्शन होगा। तो उसको राइट ये वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाएगा। ठीक है, अब दाएं आलिंद राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक वाल्व होगा और उस वाल्व को त्रिवलनी कपाट जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। कौन सा? टीवी बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और बाएं आलिंद जो कि लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक द्विवलनी कपाट जिसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी को सिरा कहते हैं।
तो वेन्स क्या है, जो शरीर से हमारे बॉडी पार्ट से हृदय की ओर रक्त लेके जाती है। ये यहाँ से, ये हृदय अगर हुआ तो यहाँ से शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में जो लेके जाएगी ब्लड को, वो वेन्स कहलाती है। और सिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। क्यों वेन्स में अशुद्ध रक्त क्यों होगा? क्योंकि जो भी हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, विभिन्न अंग होंगे, वो क्या करेंगे, जो रक्त है उससे ऑक्सीजन का रक्त जो है वहाँ पहुँचेगा और ऑक्सीजन का वहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो CO2 में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन जो है वो CO2 में बदल जाएगा। ठीक है, और वो CO2 में बदल के क्या हो जाएगा, वो अब शुद्ध रक्त नहीं रहेगा और वो फिर CO2 वाला रक्त जो है वो फिर यहाँ हृदय से में पहुँचेगा विभिन्न अंगों से। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ये अशुद्ध रक्त। और वो किसके द्वारा लेके जाया जाएगा? सिरा के द्वारा। इसका अपवाद क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इसका अपवाद है। अब देखिए, पल्मोनरी वेन नाम है इसका, पल्मोनरी वेन, लेकिन ये क्या करेगा, ये हृदय से रक्त को लेके आता है। नाम है इसका वेन, लेकिन ये रक्त कहाँ से लेके आएगा? हृदय से लेके आएगा। वेन में आखिर होगा क्या, विभिन्न अंगों से हृदय में रक्त पहुंचेगा, लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसा वेन है, पल्मोनरी सिरा ऐसा है जहां हृदय से रक्त जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी सिरा फेफड़ों से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है। अब ये क्या करेगा पल्मोनरी सिरा, जो भी लंग है, हमारा लंग्स है, जो फेफड़े हैं, तो उनसे क्या करेगा, उनसे जो है बाएं आलिंद में, जो कि हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, उसमें रक्त को पहुंचाएगा। तो ये देखिए, फेफड़ों से कहाँ पहुंचा रहा है? बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है। और इसमें कौन सा रक्त होगा? शुद्ध रक्त होगा। ठीक है, तो फेफड़े जो हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल को दे देंगे। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी, आर्टरी कहते हैं। तो अब हम लोग देख लिए कि शरीर से हृदय की तरफ, अब हृदय से शरीर की तरफ आउटसाइड डायरेक्शन में जो लेके जाती है, तो वो कौन सी होगी? वो आर्टरीज कहलाएगी। ठीक है, और इसका अपवाद क्या है? तो पल्मोनरी आर्टरी। तो वेन में अपवाद क्या है? पल्मोनरी वेन। और आर्टरी में अपवाद क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी धमनी क्या कहती है? दाहिने निलय से, मतलब राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, आलिंद को ऑरिकल बोलेंगे, वेंट्रिकल को निलय बोलेंगे। तो ये दाहिने निलय से, जो आपका यहाँ राइट ऑरिकल हो गया, यहाँ लेफ्ट ऑरिकल हो गया, और पीछे में यहाँ राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये क्या करेगा, जो पल्मोनरी धमनी है वो दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन से फेफड़ा से राइट ऑरिकल में जाता था, ये क्या करेगा, राइट जो आपका वेंट्रिकल है उससे फेफड़ा में रक्त आएगा, और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। और आर्टरी में कौन सा रक्त होगा? शुद्ध रक्त होगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों के द्वारा अंगों के पास पहुंचेगा। तो आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और वेन्स में अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में, जैसे अगर पल्मोनरी लग गया उसके आगे, तो ठीक उल्टा, अशुद्ध रक्त हो जाएगा। आर्टरी में शुद्ध, तो पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध। और वेन में अगर क्या है, अशुद्ध रक्त है, तो पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। तो हृदय के दाहिने भाग में कौन सा रक्त रहेगा? अशुद्ध रक्त रहेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहेगा। और बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहेगा। हृदय की मांसपेशियां को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, कोरोनरी धमनी कहते हैं। तो हृदय में भी अपना मसल है, हार्ट मसल्स है, और हार्ट मसल्स को जो भी रक्त पहुंचाते हैं वो क्या है? कोरोनरी आर्टरी है। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पे हृदयाघात होता है, क्योंकि हार्ट मसल्स को अगर नहीं मिल पाए ब्लड, तो क्या होगा? हृदयाघात हो जाएगा। हृदय में रुधिर का मार्ग, अ पाथ ऑफ ब्लड इन द हार्ट, कैसे होगा? तो पहले बायां आलिंद में गया, ठीक है, उसके बाद बायां निलय में गया। बायां आलिंद क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसके बाद आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए किधर गया? आपका ये बायां निलय में गया। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। आगे में आपका होता है ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, और पीछे साइड में क्या होगा? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो
लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट ऑरिकल से होते हुए यहाँ कहाँ गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ गया, ठीक है। फिर वहाँ से दैहिक महाधमनी में गया और वहाँ से फिर विभिन्न धमनियों में गया। उसके बाद आपको दैहिक महाधमनी में गया और दैहिक महाधमनी से फिर कहाँ गया, विभिन्न धमनियों में गया। वहाँ से फिर छोटी धमनियों में गया जिसको आर्टियोल कहते हैं। फिर धमनी कोशिकाओं में गया, फिर धमनी कोशिकाएं आर्टरीज से बहुत सारे अंगों में गया, फिर अग्र एवं पश्च महाशिरा में गया और उसके बाद दाहिना आलिंद में आया और फिर दाहिना निलय में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से घूमते हुए फिर दाहिना आलिंद में आ जाता है और फिर वहाँ से दाहिना निलय में पहुँचता है, ठीक है। और वहाँ से फिर दाहिना निलय में पहुँच के फिर कहाँ पहुँचेगा, दाहिना निलय से पहुँच के फिर पल्मोनरी धमनी में पहुँचेगा और पल्मोनरी धमनी से फिर फेफड़ा में पहुँचेगा और फेफड़ा से फिर पल्मोनरी धमनी में क्या होगा, धमनी क्या है, वेन्स हैं, तो वेन्स में अशुद्ध रक्त होते हैं, लेकिन पल्मोनरी धमनी में क्या होगा, शुद्ध रक्त होंगे, ठीक है। वहाँ से फिर फेफड़ा में पहुँचेगा, फिर पल्मोनरी शिरा में पहुँचेगा, फिर बायां आलिंद में पहुँचेगा, फिर ये ऑक्सीजन युक्त आपका रुधिर यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब इसका पाथ जो है इससे बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा, इसके लिए पूरा डायग्राम समझाना होगा और डायग्राम बहुत ही जल्द हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि अगर लूसेंट सीरीज में ही अगर हम लोग डायग्राम बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबका डायग्राम हम लोग छोटा लगभग 3-3, 4-4 मिनट का वीडियो लेके आएंगे और उसको आप लोगों के सामने लेके क्लियर कर देंगे। बहुत 4-5 सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, कुछ टिश्यूज हो गए, प्लांट टिश्यू, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल टिश्यूज हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। तो बहुत 5-5 मिनट के वीडियोज रहेंगे, ये एक टॉपिक रहेगा और 5 मिनट का वीडियो रहेगा। तो ये जल्दी हम आपके पास लेके आएंगे। अभी हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि लूसेंट सीरीज को कंप्लीट करना, क्योंकि लूसेंट वन लाइनर टाइप है इसमें, और वन लाइनर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वहीं से कवर हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लूसेंट को पहले कंप्लीट किया जाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हृदय के संकुचन, सिस्टोल व शिथिलन, डायस्टोल को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन, हार्ट बीट कहते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल दोनों मिल जाता है तो क्या कहलाता है, हृदय का एक धड़कन बन गया। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार, अब भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप होता है। एक धड़कन में कितना होता है, 70 मिलीलीटर रक्त, ठीक है। और 72 बार 1 मिनट में, तो पूछ सकता है कि 1 मिनट में कितना मिलीलीटर रक्त, तो आपको 72 में 70 से गुना करना होगा तो आपको पता चल जाएगा, लगभग 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर के आसपास ये आएगा। गुना करके आप देख सकते हैं, अगर हम लोग सही से गुना करें तो ये 5040 के आसपास आएगा, ठीक है। साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसको SAN बोलते हैं, दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह है। अब ये क्या होता है, SAN जो है वो क्या है, दाहिने आलिंद जो राइट आपका ऑरिकल है उसकी दीवार में स्थित क्या है, एक तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है। वहाँ एक बहुत सारे कोशिकाओं का वो समूह है जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। तो हृदय धड़कन जो है उसकी तरंग वहीं से प्रारंभ होती है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब 120/80 mmHg होता है, मतलब मरकरी प्रेशर पे, अगर मरकरी वाला जो भी आपको रक्तदाब मेजर करने वाली जो BP मशीन होती है, ठीक है, तो उसमें अगर आप लोग मेजर करें तो 120/80 जो है वो होता है। उसमें सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, एस्फिग्नोमीटर होता है, एस्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, एस्फिग्मोमैनोमीटर होता है। थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन है, और एड्रीनेलिन दोनों स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर रुधिर में अगर उपस्थित जो CO2 है वो क्या करता है कि वो जो आपका रुधिर है, जो ब्लड है, उसके pH को कम करता है, ठीक है, और कम करके उसके हृदय की गति को बढ़ा देता है। अर्थात अम्लीयता जो है हृदय की गति को बढ़ाती है। मतलब अगर आपका ब्लड एसिडिक हो जाए तो क्या होगा, आपका ब्लड हार्ट बीट जो है बढ़ जाएगा। और क्षारीयता क्या है, हृदय की गति को कम करती है, ठीक है। अब प्रश्न हो सकता है कि आपका अम्लीयता हृदय की गति को क्या करती है, बढ़ाती है कि घटाती है, और क्षारीयता हृदय की गति को क्या करती है, कम करती है कि बढ़ाती है। अब हम लोग लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, लसिका परिसंचरण तंत्र।
विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरा कोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को लसिका कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ठीक है, लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी ही होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। तो लिम्फ क्या है? जो हमारे बहुत सारे टिश्यूज हैं तथा सेल्स हैं, तो उसके बीच में जो इंटरसेल्यूलर जो वैक्यूम्स हैं, तो उसमें क्या होता है, लाइट येलो कलर का एक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको लिम्फ कहते हैं। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लिम्फोसाइट्स। और ये वास्तव में क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स किसको WBC बोलते हैं हम लोग, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। तो यही है लसिका ऊतक से। अब लसिका जो है, लिम्फ जो है, लिम्फ टिश्यूज से क्या होता है, हृदय की को और केवल एक ही दिशा में बहता है। तो ये क्या है कि लसिका जो है वो टिश्यूज से फ्लो होता है, किसके डायरेक्शन में? हार्ट के डायरेक्शन में। और उसका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होता है, माने टिश्यूज से हार्ट की ओर लसिका फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में। अब लसिका के हम लोग कार्य देख लेंगे। तो लसिका के कार्य क्या क्या हैं? तो लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स जो हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। लसिका के नोड, जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छनने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये छननी का काम करता है। लिम्फ नोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। और लसिका ऊतकों से शिराओं में, तो जो भी ऊतक टिश्यूज से वेन्स में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण भी करती है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। कहाँ से? टिश्यूज से वेन्स में। अब हम लोग आगे का जो सिस्टम पढ़ेंगे, यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, आगे जो पढ़ेंगे वो है हमारा उत्सर्जन तंत्र, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। उत्सर्जन, एक्सक्रीशन क्या है? जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थ। अब जब हमारा जो भी हमने भोजन किया या हमने कुछ भी द्रव लिया, पानी पिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसमें से जो भी पदार्थ हैं जो शरीर के लिए उपयोगी हैं, उसका अवशोषण हो गया। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचे उनका निष्कासन किया जाएगा। और ये पदार्थ, अपशिष्ट जो पदार्थ होंगे वे विषैले होंगे, शरीर के लिए वो नुकसानदायक हैं, तो उनको निष्कासन करना जरूरी है। इसी निष्कासन करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वृक्क, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। दूसरा त्वचा, स्किन, इससे क्या पसीना निकलता है। यकृत, लीवर भी है। और चौथा क्या है? फेफड़ा, लंग्स। अब वृक्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किडनी के बारे में। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? एक जोड़ा वृक्क, मतलब एक पेयर में, एक जोड़े में होता है वृक्क, 2 किडनी होते हैं। इसका वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है। और इसके 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। जो होता है बीन के आकार का होता है आपका किडनी, ठीक है। और इसमें 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर का भाग मेडुला कहलाता है। प्रत्येक वृक्क जो है लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सोचिए 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है। सोचिए कितने शून्य हैं। 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर प्रत्येक वृक्क बना है। एक किडनी, कितनी नलिकाएं हैं, कितने ट्यूब्यूल्स हैं, सोच लीजिए। और ये जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं इनको नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं आपके एक किडनी में, और उस कितना है? 1,30,00,000। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। तो जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन है। तो पूछ देगा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, तो नेफ्रॉन। कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन वृक्क का क्या है? तो नेफ्रॉन है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है, उसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो अब नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक ऐसा रचना रहेगा आपके पास, ठीक है। ये प्याली नुमा रचना, इसको क्या बोलेंगे? जब बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, बोमेन कैप्सूल। अब बोमन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस पाया जाता है। इस बोमन कैप्सूल में ही ग्लोमेरुलस होता है। ये ग्लोमेरुलस है। और ये क्या होता है? पतले पतले ब्लड सेल्स होते हैं इसमें, और वो गुच्छे के फॉर्म में होते हैं। इसको कोशिका गुच्छ कहते हैं, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो 2 प्रकार की धमनिकाओं से बनता है। अब वो कौन कौन सी 2 प्रकार की हैं धमनिका देखते हैं हम लोग। चौड़ी अभिवाही धमनिका, जिसको एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होता है? जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है, मतलब जो ब्लड को
कहाँ पहुँचाएगी? ग्लोमेरुलस में जो पहुँचाएगी कोशिका गुच्छ में, वो हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल और पतली अपवाही धमनिका। तो ये क्या है? एफरेंट, एक है ऑफेरेंट और एक है एफरेंट, जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस ले आया जाता है। तो एक जो है रक्त से गुच्छ में और एक क्या है? गुच्छ से रक्त में, ठीक उल्टा। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव्य के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। अब ये फिल्ट्रेशन जो है आपका यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ ग्लोमेरुलस होंगे और यहीं से रक्त छनना शुरू होगा। बड़ा सा स्ट्रक्चर है आपका, अगर आप लोग देखेंगे तो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और उसी में जो आपका रक्त है वो फिल्टर होता है। तो इसके जो फिल्टर होने का जो प्रक्रिया है वो परानिस्पंदन कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। विभिन्न जंतु और उसमें उत्सर्जन हम लोग देखेंगे। अब जैसे जंतु देखें, जो भी यूनिसेलुलर जंतु है, एक कोशिकीय जंतु, वो विसरण के द्वारा, पॉलीफेरा संघ के जंतु में विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा, सिलेंट्रेटस जो है उसमें सीधे कोशिकाओं के द्वारा हो जाएगा, सीधा सेल्स ही एक्सक्रीशन करा देगा। चपटे कृमि जो होते हैं वो ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। एनेलिडा संघ के जंतु क्या करेंगे? उनमें एक वृक्क होगा, नेफ्रीडिया होगा। आर्थ्रोपोड्स जो हैं उसमें क्या होगा? मैल्पिधियन नलिकाओं द्वारा। और मोलस्क जो होंगे उसके उनमें मूत्र अंग होगा उनके द्वारा। और कशेरुकी जो है वो मुख्यतया वृक्क द्वारा, उसमें किडनी होता है कशेरुकी में। अब वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना है। रक्त में कितना % प्लाज्मा होता है? तो 60%। तो 60% प्लाज्मा होता है और उसी को छानकर शुद्ध करता है, क्योंकि रक्त का जो प्लाज्मा है उसी का शुद्धिकरण करता है वृक्क। अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्कों की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ से पास करेगा? किडनी से पास करेगा। वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त फिल्ट्रेट होता है। 180 लीटर, इसमें से 1.45 लीटर मूत्र या 1.5 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निस्पंद वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। तो ठीक है, सामान्य मूत्र में अब मूत्र का कंपोजिशन देखेंगे, 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक एसिड भी होता है, यूरिक अम्ल होते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। तो मूत्र हल्का पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम क्या है? हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में वो विखंडित होता है जब, तो यूरोक्रोम बनता है। मूत्र जो है अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 है, लेकिन ब्लड क्या है? क्षारीय होता है, तो मूत्र अम्लीय होता है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावे पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो किडनी जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ को छानती ही है, जैसे आपका अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इसके अलावा अमोनिया मतलब यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। और वृक्क जो है वो पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी, अब किडनी में अगर पथरी हो जाती है वो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। अब हम लोग त्वचा के बारे में देखेंगे, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां, तो हमारे त्वचा में एक तैलीय ग्रंथि होती है एवं स्वेद ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का श्रवण करती हैं। ठीक है, यकृत, अब लीवर क्या है? लीवर कैसे एक्सक्रीटरी है देखते हैं, आइए। यकृत जो है कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं जो है सेल्स जो होते हैं लीवर सेल्स, वो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल, अगर अमीनो एसिड्स ज़्यादा हो गया या रुधिर में अगर अमोनिया आ गया, मतलब ब्लड्स में अगर अमोनिया आ गया, तो उसको क्या करता है? यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में भूमिका निभाता है। तो देखिए, अगर अमीनो एसिड्स अगर ज़्यादा हो गया, अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है, या अगर अमोनिया आ गया तो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, तो ये भी एक प्रकार से एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है। अब क्या है? फेफड़ा। फेफड़े 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। तो पूछ देगा प्रश्न कि फेफड़े किस पदार्थ को, तो हम लोग सोचेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, जलवाष्प का भी उत्सर्जन करता है, वाटर वेपर्स का भी। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, गार्लिक, प्याज, ओनियन और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। अब हम लोग यहाँ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो जाता है और तंत्रिका तंत्र जो कि नर्वस सिस्टम है शुरू हो जाता है। तो इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान, हमारा जितना भी बॉडी पार्ट्स है उसमें महीन धागे के समान बहुत ही महीन तंत्रिकाएं फैली हैं। ठीक है, ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं
संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती हैं। तो जो भी संवेदनाएं हैं जैसे कि वो अंगों से, संवेदी अंगों से उसका प्रसारण करेगा। अब ब्रेन जो हो गया वो क्या हो गया, सीपीयू हो गया हमारा, ठीक है। और वहाँ क्या होगा, सारे जगह से इंफॉर्मेशन आएगा और फिर यहीं से सारे जगह में इंफॉर्मेशन जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट हमारा ब्रेन है, वहाँ सारे अंगों से इंफॉर्मेशन जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, विद्युत आयोग के रूप में जाएगा। और शरीर के विभिन्न भागों के बीच इसी प्रकार से कार्यात्मक समन्वय स्थापित करेगा। कौन, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। अब मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, और तीसरा स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र जिसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है, केंद्रीय तंत्रिका। अब नाम से ही समझ लेंगे कि ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये तंत्रिका तंत्र में पूरे शरीर पे कंट्रोल यही करेगा और खुद नर्वस सिस्टम पे भी यही कंट्रोल जो करता है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन सा पार्ट है इसका, पहला पार्ट जो है वो ब्रेन है जिसको मस्तिष्क बोलेंगे, और दूसरा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है जिसको मेरू रज्जु बोलते हैं। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 भाग में डिवाइड होता है, विभाजित होता है। कौन कौन सा, पहला है ब्रेन मस्तिष्क और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड जिसको मेरू रज्जु कहते हैं। अब इसका हम एक टेबल दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। ये हमारा ब्रेन हो गया, और ब्रेन जो है उसका फिर डिवीजन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ब्रेन का डिवीजन टेबल में देखने से पहले क्या है, अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है, तो इस टेबल को ही समझना पहले जरूरी है। टेबल को देखते हैं। अब ब्रेन जो है, ब्रेन का डिवीजन दिया हुआ है। तो ब्रेन में क्या क्या होता है, एक अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है, एक मध्य मस्तिष्क होगा और एक पश्च मस्तिष्क होगा, ठीक है। तो अर्ग जो मस्तिष्क होगा, जो आगे में मस्तिष्क होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रंटल ब्रेन जिसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेनसिफेलोन। प्रोसेनसिफेलोन बोलते हैं। अगर जो फ्रंटल ब्रेन है प्रोसेनसिफेलोन कहलाएगा। जो आपका मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क, वो कहलाता है मीजेनसिफेलोन, ठीक है। प्रोजेनसिफेलोन, प्रोजेन का मतलब अग्र होता है, सिफेलोन मस्तिष्क, मीजेनसिफेलोन, और पश्च मस्तिष्क आपका रोम्बेनसिफेलोन कहलाता है। रोम्बेन का मतलब होता है पिछला हिस्सा, तो रोम्बेनसिफेलोन कहलाएगा। प्रोजेनसिफेलोन, मीजेनसिफेलोन और रोम्बेनसिफेलोन। अब आपका जो प्रोजेनसिफेलोन है जो कि अग्र मस्तिष्क है, उसके भी 2 हिस्से हैं। कौन कौन, सेरेब्रम, ठीक है, और उसके बाद डायेनसिफेलोन है। तो डायेनसिफेलोन किसका पार्ट है, आपका प्रोजेनसिफेलोन का ही 2 पार्ट हो गया। पी का 2 पार्ट हो गया प्रोजेनसिफेलोन का, एक पार्ट हो गया जिसको सी बोलेंगे और एक डी। सी क्या है आपका, सेरेब्रम हो गया, और डी की हो गया डेनेसिफेलोन, ठीक है। अब आपका जो मीजेनसिफेलोन है ये भी 2 भाग में बटा हुआ है। क्या क्या नाम है उसका, तो एक नाम है उसका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं उसको, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा पार्ट है उसको सेरेब्रल पेंडिकल बोलते हैं। सेरेब्रल पेंडिकल, सीपी बोलते हैं उसको, सेरेब्रल पेंडिकल, और एक सीक्यू। तो सीक्यू और सीपी में बढ़ता है आपका मीजेनसिफेलोन। अब सीपी क्या है आपका, सेरेब्रल पेंडिकल है, और सीक्यू क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। आपका रोम्बेनसिफेलोन जो कि पश्च मस्तिष्क है, वो आपका सेरिबेलम में, तो सेरिबेलम पूछ देता है कि कहाँ होता है, तो मस्तिष्क में सेरिबेलम पीछे होता है, रोम्बेनसिफेलोन का पार्ट है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो ये आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा हो गया। अब यहाँ नोट एक दे रहा है कि ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग, जैसे ईसीजी हम लोग क्या, हार्ट के लिए, हार्ट मेजर करने के लिए क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए क्या, कौन सा हम लोग स्फेग्नोमैनोमीटर यूज करते हैं। और ईसीजी से हम लोग क्या मेजर करते हैं, ईसीजी से हम लोग हार्ट बीट जो है वो मेजर करते हैं कि हमारा हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है। तो उसी प्रकार से ईईजी जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ है उसका प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल्ड में पढ़ते हैं ब्रेन को, ठीक है। अब ब्रेन जो है, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। बहुत ज़्यादा नाजुक है मस्तिष्क, इसलिए ये इसको नेचुरल एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है अस्थियों का, और उसको क्रेनियम बोलते हैं। तो क्रेनियम में यह बंद रहता है जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है।
ये सारे प्रश्न बन जाते हैं आपके। सेरिब्रम के कार्य क्या क्या हैं? अब सेरिब्रम कहाँ था आपका? तो सेरिब्रम और सेरिबेलम याद करना होगा। तो सेरिब्रम जो है वो फ्रंटल ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, आपका आगे वाले अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। तो सेरिब्रम के कार्य क्या 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 हैं? यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। और सबसे विकसित भाग मस्तिष्क का कौन सा है प्रश्न पूछता है तो सेरिब्रम है, फ्रंटल ब्रेन है आपका। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। अब हम लोग थैलेमस के कार्य देखेंगे। तो थैलेमस क्या होता है? यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के हम लोग कार्य देखेंगे। तो यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे जो स्रावित होते हैं हार्मोन्स, उनका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि, अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं, इसी के कंट्रोल से स्रावित होते हैं। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, टेम्परेचर कंट्रोल जिसको बोलते हैं, प्यार, घृणा आदि के केंद्र हाइपोथैलेमस है। रक्तदाब जिसको ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में है। हाइपोथैलेमस के कार्य यही है। अब कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य क्या क्या है हम लोग देखेंगे। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करती है। प्रश्न पूछ देगा कि दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण कौन करता है? तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य हैं। सेरिब्रल पेडिंकल के कार्य क्या क्या हैं? अब सेरिब्रल जो मतलब सेरेब्रल पेडिंकल पे हम लोग आ गए। इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं और यह मस्तिष्क के अन्य भागों में को मेरुरज्जु से जोड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड को किससे जोड़ेगा? ब्रेन से जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा? तो मस्तिष्क के और पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड से कौन जोड़ता है? सेरिब्रल पेडिंकल जोड़ता है। अब सेरेबेलम के कार्य क्या कहाँ हैं हम लोग देखेंगे। सेरेबेलम कहाँ है? पीछे जो है आपका हिंड ब्रेन है उसका पार्ट है, जो पश्च मस्तिष्क है उसका पार्ट है सेरिबेलम। और उसके कार्य क्या क्या हैं? ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। जो भी आपकी वॉलेंट्री मसल्स हैं उनके संकुचन पे यही नियंत्रण रखेगा। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। अब मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुचन, जो आपका आहार नाल है उसमें क्रमाकुंचन होता है। क्या होता है? आप उसमें उसके क्रमाकुंचन के द्वारा ही भोजन जो है आपका वो स्वतः नीचे जाता है, तो उसको कंट्रोल कौन कर देता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण, ब्रीदिंग को नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। उल्टी का नियमन केंद्र मेडुला ऑब्लोंगाटा ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, मेरुरज्जु। मेडुला ऑब्लोंगाटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनता है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है और उसके और पीछे वाला जो हिस्सा है वही आपका स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्यकर्ता यही है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। तो जो भी मस्तिष्क से जो भी आपका जो भी कमांड आता है उसका ट्रांसपोर्टेशन या उसको संचरित या संवहित विभिन्न अंगों में कौन करता है? क्योंकि ये कनेक्ट मस्तिष्क को कनेक्ट विभिन्न अंगों के द्वारा यही करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड ही। तो यह इसीलिए ये मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं जिसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? तो जैसे ही हमें गर्म या ठंडा चीज़ को हम हाथ लगाते हैं, छूते हैं, तो हम अपने हाथ को स्वतः हटा लेते हैं। इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। मतलब तुरंत ही हमारा जो हमारे ब्रेन को ये खबर पहुंच जाती है कि हमें गर्म या ठंडे चीज़ को छुआ है और तुरंत हमारा ब्रेन कमांड दे देता है हमारे हाथ को कि अब उस वहाँ अब नहीं रहना है, उस हटा लेना है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ अब रहे तो हमारा हाथ जो है जल जाएगा या बहुत ज़्यादा ठंड में रहे तो हम हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब हम लोग दूसरा जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल, क्रेनियल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। क्रेनियल तंत्रिकाएं और
स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं। प्रश्न आता है कि कितनी कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल तंत्रिकाएं कितनी हैं, तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम का आपका फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, न्यूरॉन्स है। जैसे आपका ये क्या था, ये जैसे आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सबसे जो फंक्शनल यूनिट क्या था, नेफ्रॉन्स था, वैसे ही यहाँ जो है न्यूरॉन्स जो है वो आपका नर्वस सिस्टम का आपका क्या है, यूनिट है। नॉर एड्रेनलिन नामक रासायनिक द्रव न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। अब जो एड्रेनलिन है या ये रासायनिक द्रव्य है और ये न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है, न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो कि तीसरा तंत्रिका तंत्र है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को, जो भी ब्लड वेसल्स हैं या जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। तो उन सबको जो है आपका नर्वस सिस्टम का जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है और ब्लड वेसल्स है, उन सबको तंत्रिका की आपूर्ति कौन करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा की सबसे पहले लैंगली ने 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया। किसने किया, लैंगली ने किया। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो भाग होते हैं उसके, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसको पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब अनुकंपी तंत्र के कार्य हम लोग पढ़ लेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कार्य क्या क्या हैं। यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। जो भी आपके ब्लड वेसल्स हैं उनको अगर संकीर्ण करना है तो कौन करेगा, अनुकंपी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। यह लाड़ ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। यह हृदय स्पंदन को तेज करता है। यह स्वेद ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है। यह आंख की पुतली को फैलाता है। कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। यह आंत्र में क्रमाकुंचन गति को कम करता है। इसके द्वारा श्वसन दर तीव्र हो जाती है। श्वसन दर और हृदय स्पंदन दोनों को तेज कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह रक्त दाब को भी बढ़ाता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को भी बढ़ाता है। यह रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है, ज़्यादा वृद्धि ही करता है। यह रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग परानुकंपी पारासिम्पैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे, तंत्र के कार्य। इस तंत्र का कार्य सामान्यतया अनुकंपी तंत्र के कार्य के विपरीत है, ठीक विपरीत है। क्या है, अब इसको भी हम लोग देखेंगे। परानुकंपी तंत्र के कार्य क्या क्या हैं इसको हम लोग देखेंगे। यह रुधिर वाहिनियों को गुहा को चौड़ा करता है। तो पारासिम्पैथेटिक चौड़ा करता है और वो संकीर्ण करता था, किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर, जो कोरोनरी ये हैं रुधिर वाहिनी है उनको छोड़कर। यह लाड़ के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। यह मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। यह आंतरीय भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। वो क्या करता था, आंतरीय भित्ति में गति को कम करता था या गति उत्पन्न करता है। इस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियां उत्पन्न करता है। तो बहुत ये डिटेल्ड था, बहुत डिटेल्ड टॉपिक था। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये नर्वस सिस्टम इतने को कंप्लीट किया है। अब आगे जो छठा है वो स्केलेटल सिस्टम है, तो अब और ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम लेके आएंगे। इससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। और आप हर वीडियो को देखते रहेंगे तो 45 दिनों में आसानी से बीपीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, बहुत अच्छे से ब्रशअप भी हो जाएगा और अच्छे से अच्छे मार्क आप स्कोर कर पाएंगे। तो स्केलेटल सिस्टम में अगले वीडियो के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।